बदायूं से बीजेपी की सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य हमारे साथ हैं। मैम, लगातार आप लोगों की लंबे समय से डिमांड थी, यूपी में भी ये डिमांड चल रही थी। अब ओबीसी बिल एक तरीके से राज्यों को मिल ही गया अधिकार, अब राज्यसभा से तो पास होना औपचारिकता है, आज शाम तक वो भी पास हो जाएगा। कैसे देखती हैं ये मोदी सरकार के इस कदम को? निश्चित तौर पर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये फैसला, जिसकी जितनी भी सराहना करें शायद कम होगा। खास करके बैकवर्ड क्लास से आने की वजह से मैं इस बिल का बहुत ही स्वागत करती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो लगातार ओबीसी को लेकर के फैसले लिए जा रहे हैं, वो निश्चित तौर पर ओबीसी को आगे बढ़ाने, उनके हक और अधिकार को दिलाने के लिए लिए जा रहे हैं। मैम, विपक्ष का आरोप है कि 50% कैप है, उसमें अब राज्यों को अधिकार दे दिया गया। चुनाव भी है, आप उत्तर प्रदेश से आती हैं और बाकी 5 राज्यों में भी चुनाव है, या जहां बीजेपी की सरकार है नहीं भी है, दूसरी पार्टियां उसमें और जातियों को शामिल करेगी। रोटी का टुकड़ा उतना ही बड़ा है, लेने वाले ज़्यादा हो गए, तो इससे फायदा नहीं मिलेगा, ऐसा विपक्ष का कहना है। विपक्ष अगर रोटी बांटना सीखी होती तो शायद उसको इस बात का आकलन करने में दिक्कत नहीं होती कि एक रोटी को वो किस तरह से बांटे। इस वक्त इस देश का नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और उन्हें भली भांति पता है कि किस तरह से कहां पर कितनी रोटी हमें देनी है। और यही कारण है कि 2014 से लेकर के अभी तक के 7 सालों में, जो पिछले 70 सालों में कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया, उससे कई गुना ज़्यादा आदरणीय मोदी जी ने जनता के लिए किया है। आप गांव देहात में जाइए तो आपको गरीब जनता बताएगी कि मोदी जी ने क्या किया है, चाहे वो घर देने की बात हो, उज्ज्वला गैस की बात हो, तमाम ऐसी योजनाएं। और सबसे बड़ी बात तो आयुष्मान भारत कार्ड है, जो गरीबों के लिए साल भर में 5 लाख रुपए सिर्फ इलाज के लिए मिलना किसी वरदान से कम नहीं है। वो ठीक है, लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन पे कैप को क्या नहीं लगता कि 50 से आगे बढ़ाना चाहिए? क्योंकि जाहिर सी बात है, लोगों की संख्या बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में भी जैसा कहा जा रहा है कि चुनाव पूर्व 37 जातियों को इसमें शामिल किया जाएगा, तो संख्या बढ़ेगी और रिजर्वेशन तो उतना ही है। तो ऐसा लगता नहीं कि इस कैप को बढ़ाने से और फायदा होगा? कि अभी तो राज्यों को जो है सूची बनाने के लिए छूट दी गई है। अब किस राज्य में कितनी जातियां उसमें सम्मिलित होती हैं, ये राज्य डिसाइड करेगी, और उसके बाद में कितना हमारा बनता है, वहाँ पर प्रतिशत कितना हो रहा है, ये बाद का विषय है। और ये फिर राज्य अगर कुछ ऐसा कहेगा तो ये फिर केंद्र का विषय होता है, ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा, इस पे हमारा कुछ भी बयान नहीं होगा। जनगणना की बात हो रही थी, आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि आप डिमांड कर रही हैं कि जातिगत जनगणना होना चाहिए और कितने लोग हैं किस जाति के, वो उस पर क्लैरिटी आनी चाहिए। विपक्ष भी ये मांग कर रहा था, आपके एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार ने भी ये मांग की। आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, विपक्ष मांग कर रहा था, मैंने इसलिए मांग नहीं किया, बल्कि कल विपक्ष के नेता भाई अधीर रंजन चौधरी जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि उनकी सरकार में सबको बराबर का हक और अधिकार दिया गया, और उनके बाद हमें बोलना था तो हमने उनका समर्थन नहीं बल्कि हमने उनसे सवाल किया था कि अगर आपने हक और अधिकार दिया था तो उसमें ओबीसी कहाँ है, ओबीसी के साथ न्याय क्यों नहीं हुआ। वो सवाल हमारा उनसे था, ना कि हमारा उनकी तरफ खड़ा होना था। जातिगत जनगणना को लेकर आपका क्या रुख है? आप चाहते हैं ये हो या ना हो? बीजेपी इस मामले पे चुप है, बाकी लोग डिमांड कर रहे हैं। निश्चित तौर पर पिछड़े वर्ग से आने के वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जनगणना होनी चाहिए, जो काफ़ी लंबे समय से रुकी हुई है। और 1931 की जनगणना के अनुसार पिछड़ा वर्ग लगभग 52% उस वक्त था, और काफ़ी लंबा समय हो गया है। नियमानुसार हर 10 वर्ष पे जनगणना होनी चाहिए। बाकी सारी जनगणनाएं होती हैं, सिर्फ ओबीसी की जनगणना नहीं होती है। तो इससे होनी चाहिए ताकि ओबीसी की भी संख्या समय समय पर पता चलती रहे, ओबीसी भी अपने लोगों को जान सके कि उसकी कितनी संख्या है, बहुतायत है या क्या है, तो उस हिसाब से वो भी स्टैंडिंग मूड में आ सकता है।
संघमित्रा मौर्य हैं। इनका कहना है कि 1931 के में जनगणना हुआ था, लेकिन उसको सामने नहीं लाया गया। उस वक्त 51-52% के आसपास ये आंकड़ा था ओबीसी समाज का। अब ये जातिगत जनगणना होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि उनकी संख्या कितनी है। कैमरामैन अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।